गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फोर्टिफाइड राइस। तो यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम जो है उसको अप्रूवल दिया है, जिसके अंदर जो है हम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और जो हमारा पीएम पोषण योजना, फिर जो है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, फिर आपकी जो बाकी की अदर वेलफेयर स्कीम्स हैं उन सब का यूज़ करते हुए हम कंट्री में फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब जो गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू जो है फोर्टिफाइड राइस के जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। उसके लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जो स्टेट एजेंसीज़ हैं उन्होंने लगभग 89 लाख मिलियन टन्स का जो राइस है वो ऑलरेडी प्रोक्योर कर लिया और उसको सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया है। पहला फेज़ इसका ऑलरेडी चल रहा है, जिसके अंदर हम आईसीडीएस और पीएम पोषण के अंदर जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हम मार्च 2022 तक जो है उनको कवर कर चुके हैं, उनको फोर्टिफाइड राइस दे चुके हैं। फ़ेज़ 2 में हम टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो अदर वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके जो बेनिफिशरीज़ हैं एस्पिरेशनल और हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको हम मार्च 2023 तक ये राइस पहुंचाना चाहते हैं। फेज़ 3 के अंदर हम बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स जो बचे हैं उनको मार्च 2024 तक कवर कर लेंगे। तो हम देखते हैं राइस फोर्टिफिकेशन होता क्या है। तो फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये कहती है कि जब हम किसी भी जो है आपके फूड आइटम की अगर हम जो है न्यूट्रिएंट कैपेसिटी बढ़ाएं, उसको आर्टिफिशियली किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं ऑफ कोर्स, तो उसको हम फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, जो ये राइस फोर्टिफिकेशन में क्या होगा कि आप राइस की जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बढ़ा रहे हो। तो इसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है, कोटिंग, डस्टिंग और एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू जो है हम कर रहे हैं। एक्सट्रूजन में क्या होता है, फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे टुकड़े, उनको हमने फोर्टिफाई किया होता है। हम देखेंगे कि ये भी प्रोसेस कैसे होता है, और उसको फिर हम जो है बाद में नॉर्मल राइस के साथ मिक्स कर देते हैं और वो फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं लोगों में। अब ये फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स कैसे बनाए जाते हैं, तो क्या किया जाता है, ड्राई राइस का फ्लोर लिया जाता है, उसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करके वाटर ऐड किया जाता है, फिर उसके बाद इसको जो है हीट किया जाता है। हीट करने के बाद उसको ड्राई करके, कूल करके, पैकेज करके जो है वो यूज़ किया जाता है। नॉर्मल राइस में उसको मिक्स कर दो और जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये बिल्कुल देखने में जो है वो आपको नॉर्मल राइस लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये फोर्टिफाइड है, इसकी जो है जो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बढ़ाई गई हुई होती है। ठीक है, तो हम इसको क्यों करने की ज़रूरत है, हमको फोर्टिफाइड राइस क्यों हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि कंट्री में हमारे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। लोग जो है न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रहे हैं, इवन जो है जो इनके पास एक्सेस टू फूड भी है वो भी न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले रहे हैं। तो अब हम माल न्यूट्रिशन को भी जो है वो की इशूज़ को भी हम हैंडल करना चाहते हैं। बहुत सारी कंट्री जो है हमारी, बहुत सारी जो वीमेन है वो अनीमिक हैं, इवन हर तीसरा बच्चा भी जो है वो स्टंटेड है। तो इन सब की प्रॉब्लम्स को जो सोल्यूशन गवर्नमेंट ने ढूंढा है वो राइस को फोर्टिफाई करना ढूंढा है। क्यों राइस को ढूंढा है, क्योंकि राइस इंडिया की स्टेपल फूड है। मोस्ट ऑफ द 2/3 पॉपुलेशन जो है वो राइस कंज्यूम करती है, तो इसलिए हमने राइस को ही चूज़ किया फोर्टिफाई करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा स्टैंडर्ड्स क्या है इसके, ठीक है, तो 10 ग्राम जो है फूड फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स जो है उसको 1 किलो राइस के अंदर मिक्स किया जाएगा, और उसके जो है आपके न्यूट्रिएंट जो है नीचे यहाँ पर मेंशन किए गए, जैसे उसमें आयरन जो है वो 28 मिलीग्राम से लेकर 42.5 मिलीग्राम होगा, फॉलिक एसिड 75 से 125 माइक्रोग्राम होगा। तो ऐसे जो है मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या इसके न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में बताया कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.5% इस साल होने वाली है। तो एनुअल इकोनॉमिक रिपोर्ट्स जो है ये एडीबी की जो है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के थ्रू निकालता है डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट इशूज़ का आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, फिर अब इसमें क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक या डेवलपमेंट इश्यूज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के एशिया में, जो खासकर मेंबर्स हैं एडीबी की, उनके जो है मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस किया जाता है। अब ये रिपोर्ट क्या कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.5% होगा इस साल, बिकॉज ऑफ जो है कोविड की भी सिचुएशन जो है अभी भी चल रही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मॉडरेट होगा। और ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत हाई चल रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अगर जो बाकी चीज़ें ठीक रहीं तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो है वो 8% अगले साल पहुँच जाएगी। ठीक है, अब इसी में वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमारे क्रूड ऑयल की जो है प्रॉब्लम चल रही है, पाम ऑयल की प्रॉब्लम चल रही है, जो है आपकी जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ भी बाहर से नहीं आ पा रही हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5.8% इस साल पहुंचेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स, बट ये मैनेजेबल लेवल पर है, 6% से कम है। जो हमारा 4% ±2 की जो हमारी ब्रैकेट है उससे कम, उसमें ही उसी की विद इन रेंज है, लेकिन फिर भी ज़्यादा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट साल ये 5% पहुँच जाएगा।
तो अब ये हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि नेक्स्ट साल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर सिचुएशन ठीक रही तो हमारा जो है इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में आ जाएगा। अब हम देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो ये ऑफ कोर्स मनीला में सिचुएटेड है, फिलीपींस में, और 1966 में इसको बनाया गया था। अब ये यूएन एसकैप के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को एडमिट करता था, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे जो है वो और भी मेंबर्स को एडमिट करना शुरू किया। तो अब इसके 67 मेंबर्स हैं, जिसमें से 48 जो है वो विद इन एशिया है और 19 जो है वो आउटसाइड ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन है। तो इसको वर्ल्ड बैंक के ही तर्ज पर बनाया गया है। जापान इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, यूनाइटेड स्टेट्स का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, चाइना थर्ड लार्जेस्ट और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आरबीआई ने एक फैसिलिटी निकाली है न्यू, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अंदर क्या होगा कि जो वही लैंडिंग जो है आपकी जो है बैंकिंग सेक्टर अपना पैसा इसमें जमा कर सकता है। अब ये क्यों निकाला गया टूल पैसे समझते हैं। क्योंकि कोविड के टाइम पर क्या हुआ कि लिक्विडिटी बहुत बढ़ गई मार्केट में और हमारी इकोनॉमी में पैसा बहुत ज़्यादा आ गया, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्योंकि जब ज़्यादा पैसा आ गया है उससे इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हमको लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। उसके लिए स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी निकाली है आरबीआई ने। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारी 8.5 लाख करोड़ की जो है वो लगभग एक्सेस इक्विडिटी जो है मार्केट सिस्टम में आई है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फैसिलिटी निकाली गई है। अब इसमें होगा क्या कि जो बैंक्स हैं वो अपना पैसा इसमें पार्क कर पाएंगे आरबीआई में, ठीक है। जब वो आरबीआई में पार्क करेंगे तो हमारी लिक्विडिटी ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब होकर हमारी आरबीआई के पास वापस पैसा चला जाएगा। तो इससे हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो हमारा जो गोल है वो पूरा हो जाएगा। तो एक तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टूल है, इसको निकाला गया है और ये हमारा एग्जिस्टिंग जो फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो था उसको रिप्लेस करेगा। अब एमएसएफ जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और एसडीएफ जो है वो ऑन ऑल डेज ऑफ द वीक जो है वो अवेलेबल रहेंगे थ्रू आउट द ईयर फॉर बैंक्स, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या, शुरू में तो जो है ओवरनाइट डिपॉजिट्स भी जो है आरबीआई एक्सेप्ट करेगा, लेकिन लेटर ऑन आरबीआई ने ये सोचा है कि जो लॉन्ग टेन्योर पर जो है उस सिर्फ उन्हीं डिपॉजिट्स को आप स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के अंदर जो है बैंक्स जो है वो पार्क कर पाएंगे वो फंड्स को, ठीक है। अब इसीलिए जो है लिक्विडिटी सरप्लस को हम जो है वो एब्जॉर्ब करके जो है मॉप अप करके इकोनॉमी से आरबीआई अपने पास लेके आना चाहता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो यूएन जनरल असेंबली ने वोट किया है और रशिया को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से सस्पेंड कर दिया है। और कहा जा रहा है, ऑफ कोर्स इसमें कहा गया है कि रशिया ने वॉर क्राइम्स जो हैं कमिट किए हैं बुका में, जो कि यूक्रेन में है। तो अब हमको उस सिचुएशन में तो नहीं जाना है, हमको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है क्या। तो ऑफ कोर्स ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। 47 मेंबर्स हैं, 3 साल का एक मेंबर का टर्म होता है और एक मेंबर बनने के लिए आपको एटलीस्ट 96 वोट्स चाहिए होते हैं यूएनजीए में, और जो है 3 साल के लिए ऑफ कोर्स टेन्योर होगा और एक बारी में सिर्फ दो कंसेक्यूटिव टर्म जो है सर्व कर सकता है मेंबर, ठीक है। रेगुलर सेशंस कंडक्ट करता है यूएनएचआरसी, हर साल 3 बार सेशन किया जाता है, मार्च, जून और सितंबर में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंडिया ने वेलकम किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डिसीजन, क्योंकि वो 120 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल जो है अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स में से निकाल रहे हैं। अब 180 मिलियन जो है वो यूएस ने भी निकाला है, तो इससे हो सकता है थोड़े से क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हों, ठीक है। तो क्रूड ऑयल प्राइस आपको पता है कि 14 ईयर हाई पर चल रहे हैं, $139 पर बैरल पहुंच गया था मार्च में, और इंडिया ने भी अपने 5 मिलियन बैरल जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकाले थे, फिर भी जो है वो प्राइसेस जो है वो स्टेबलाइज नहीं हुए। तो अब इसके लिए जब अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी 120 मिलियन निकाल रहा है, तो हो सकता है कुछ टाइम के पीरियड के लिए जो है वो प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकें। तो अब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या है, पेरिस बेस्ड एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि OECD के फ्रेमवर्क में काम करती है। 1974 में इसको बनाया गया था। अगर कोई सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हैं ऑयल की, तो उसको हैंडल करने के लिए IEA जो है वो काम करता है। अब इसकी जो है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है वो बहुत फेमस होती है। सिर्फ OECD मेंबर स्टेट्स ही इसके मेंबर बन सकते हैं, और लिथुआनिया जो है वो रिसेंट मेंबर है, इसका 31st मेंबर बना है, 2022 में ही उसने ज्वाइन किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंडियन टेंट टर्टल्स। तो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट ने राज्यसभा को इंडियन टेंट टर्टल्स के बारे में बताया है कि जो है ये आपके इंडिया और बांग्लादेश में एंडेमिक है, और ये आपके फ्रेश वाटर रिवर्स और स्वैम्प में मिलते हैं। शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन मिली हुई है इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, साइट्स में इसको अपेंडिक्स 2 में डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नंबर 2।
तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बोला कि EOS-2 जो है वो बहुत बस सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 में उसको लॉन्च किया जाएगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजीज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, मिनिएचराइज्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिएक्शन व्हील्स एट्सेट्रा, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा है। तो हम देखते हैं कौन कौन सी EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं इंडिया की। तो फर्स्ट वाली तो ऑफकोर्स आपको याद होगा कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के सपोर्ट के लिए निकाला गया उसको। अब सेकंड वाली जो है वो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। EOS-3 क्या है? एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, आपके नेचुरल डिजास्टर्स, फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड सिग्नेचर्स, फॉरेस्ट्री, इन सब के ऊपर नज़र रखने के लिए बनाई गई है। EOS-4 क्या है? रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ठीक है, जो आपको आपकी जो है रडार जो है इमेजिंग देती है। तो आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, इन सब के ऊपर नज़र रखने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आपकी EOS-5 जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में उसको जो है लॉन्च किया जा रहा है। और आपकी जो EOS-6 है वो आपके ओशन रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिशन वत्सल्य। तो यूनियन गवर्नमेंट ने जो है प्राइवेट सेक्टर और वॉलंटियर ग्रुप्स को लिखा है कि वो उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं टू प्रोटेक्ट वल्नरेबल चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब जो है आपकी कुछ ड्राफ्ट गाइडलाइंस निकाली गई हैं मिशन वत्सल्य के लिए, जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं और उनके सजेशन मांगे हैं उस पर। तो एक एक्चुअली ऑलरेडी स्कीम चल रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज नाम की स्कीम, उसी को ही रीनेम करके मिशन वत्सल्य चलाया जाएगा। अब इसके अंदर होगा क्या? चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज जो है वो दी जाएंगी। और जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम क्या है? उसको वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको चलाती है। इसके अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट्स को सपोर्ट दिया जाता है कि चिल्ड्रन जो जिनको कोई ना कोई ज़रूरत है या वो किसी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस में उनको सपोर्ट कर सकें। फिर अब इसके लिए वत्सल्य पोर्टल भी बनाई जाएगी ताकि वॉलंटियर्स जो है अपने आप को ज्वाइन कर सकें और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ एंगेज कर सकें। फिर इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी चिल्ड्रन को, लाइक चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस या फिर फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। और आफ्टर केयर जो है प्रोग्राम भी चलाया जाएगा चिल्ड्रन का जब वो 18 साल से बड़े हो जाएंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पाम ऑयल सर्विसेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वहाँ पर डोमेस्टिक शॉर्टेजेस जो है वो एक्सपीरियंस की गई हैं, उससे जो है वो ग्लोबल इम्पैक्ट होने वाला है। तो US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है कि इंडोनेशिया का जो पाम ऑयल प्रोडक्शन है 2021-2022 की, वो लगभग 45.5 मिलियन टन है, लेकिन उसमें से 60% जो है वो जो कि ऑफकोर्स 60% ऑफ टोटल ग्लोबल आउटपुट है। और इसमें जो है आपका 29 मिलियन टन जो है वो लगभग इंडोनेशिया एक्सपोर्ट करता है। लेकिन क्या हो रहा है कि वहाँ पर डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ ब्रांडेड कुकिंग जो ऑयल है वो बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? उसके क्या रीज़न है? पहली बात तो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस, आपकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है। दूसरा है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम में वहाँ पर पाम ऑयल को एज अ बायोफ्यूल यूज़ किया जाता है। पेट्रोलियम जो है वहाँ पर जो है उसके अपने फ्यूल इंपोर्ट्स को रोकने के लिए, कम करने के लिए वहाँ पर बायोफ्यूल की तरह जो है पाम ऑयल का यूज़ किया जाता है और 30% ब्लेंडिंग की जाती है डीजल के साथ। तो अब जो है क्योंकि उनको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फ्यूल बहुत महंगा हो गया, तो वो जो है आपकी बायोफ्यूल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पहले ही सप्लाई साइड शॉर्टेजेस हैं, उसकी वजह से वहाँ पर प्राइजेस बढ़ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा? ऑफकोर्स इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है वो वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर है। तो इंडिया जो पाम ऑयल है वो लगभग इंडोनेशिया से ही सबसे ज़्यादा आता है, लेकिन ऑफकोर्स मोमेंटरीली 2021-22 में मलेशिया जो है वो सबसे बड़ा हमारा सप्लायर बना था। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा इंडोनेशिया ही सबसे बड़ा सप्लायर है, तो वहाँ पर अगर शॉर्टेजेस होंगी, वहाँ पर प्राइस राइज होंगे, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ने वाला है, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is fortified rice. So Union Cabinet has approved a scheme recently where the government will distribute fortified rice under several government programs. So Food Corporation of India and other state agencies have already started procuring 89 lakh million ton of fortified rice for supply and distribution. So this scheme will be implemented in 3 phases. Under the first phase, ICDS and PM Poshan beneficiaries will be covered. They have already been covered by March 2022. Under the second phase, the targeted public distribution system and other welfare scheme beneficiaries under the aspirational and high burden districts will be covered, and they will be covered by March 2023. And under the phase 3, remaining districts of the country will be covered by March 2024. So what is rice fortification? So FSSAI defines that deliberately increasing the content of essential micronutrients in a food item is called fortification, and in that case rice is that food item, so it is called rice fortification. So there are several techniques to fortify the rice, like coating, dusting and
extrusion, but extrusion is extensively practiced. So what happens is that you mix the fortified rice kernels with the ordinary rice or the regular rice. So what happens, what is this fortified rice kernel? So just the dry rice flour is mixed with a premix of micronutrients, and water is added to it. Later on it is heated, then the entire solution is dried, cooled, and packaged for use. Okay, so it resembles the normal mill rice, and so that people do not feel bad about it, and they do not stop consuming it. Because why we are distributing this fortified rice? Because we have high levels of malnutrition. Every second woman in the country is anemic, and every third child is stunted. So we want to combat the malnutrition problem. And why rice has been selected? Because rice is the staple diet of India. Almost 2/3 of the population in India consume rice, so that's why rice has been chosen as the fortified food material for the purpose. So what are the standards? So 10 gram of fortified rice kernels are mixed with 1 kg of regular rice, and it is distributed to people. So the nutrient information is given here, and this fortified rice contains this much of nutrients. So the next topic is Asian Development Outlook. So recently, Asian Development Bank has forecasted that India's GDP growth will be about 7.5% in 2022 and 23. So Asian Development Outlook is an annual economic reports of the developing member countries of the ADB. So it provides a comprehensive and macroeconomic analysis of the economic and development issues which are faced by the developing countries of Asia, and particularly the member countries of ADB. So this report is saying that India's GDP will be growing at the rate of 7.5% in 2022 and 23, but growth will pick up next year and it will reach 8% in the next year. Okay, so there is also a concern that average inflation rate will reach 5.8% in 2022 and 23 because of course rising crude oil prices, but of course that would maybe moderate next year by at the rate of 5% in 2023 and 24. So what is this Asian Development Bank? So it is a bank, of course, headquartered in Manila, that is in Philippines, and the bank admits the members of United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, that is the UNSCAP. Okay, and it also accepts the membership from non-regional developed countries. So it is of course modeled on the World Bank World Bank model, and this under this ADB also the voting share depends upon the contributions made by the respective governments. Like Japan holds the largest proportion of shares, as United States is the second largest shareholder, China is the third largest, and India is the fourth largest shareholder in the bank. Okay, so what is the next topic? It is standing deposit facility. So now RBI has introduced this new standing deposit facility. It will be basically a tool to absorb the liquidity, because this excess liquidity in the economy is creating inflation. So to reduce that excess liquidity of about 8.5 lakh crore and to control the inflation, RBI has utilized its powers under Section 17 of the RBI Act, and they have launched this tool called Standing Deposit Facility. So it will basically be a tool where the RBI will accept resources or accept money from the banks without any collateral. Okay, so SDF also strengthens the operating framework of our monetary policy, because the banks would be parking their money or their funds into the RBI. So thereby excess amount of money will be absorbed from the system, and in case it is of course also in reverse direction also. RBI can purchase, RBI can take money, and RBI will charge the RBI will charge interest for them. Okay, so banks can take money and RBI will charge interest from them, and it also works in the reverse direction also. Okay, so it's a basically financial stability tool, and it will replace the fixed rate reverse repo system. And now this MSF and SDF both will be available on all days of the week. Initially the RBI plans to make this an overnight to make this available for even overnight deposits of the banks. But later on, this RBI will only accept deposits for a longer tenure. Okay, so that liquidity can be stabilized. So currently we want to immediately suck up a lot of money from the system. That's why overnight deposits have been allowed by the RBI. So of course this will restore the size of liquidity surplus in the system, and it will provide the macroeconomic stability to the system. Okay,
So the next topic is UN Human Rights Council. So United Nations General Assembly has recently voted on a draft resolution through which they have suspended Russia from the UN Human Rights Council. So there are accusations that Russia has committed some war crimes in Bucha, that is in Ukraine. So we do not need to go into the controversy, but we have to see what is this UN Human Rights Council. So this is basically an agency which promotes and protects human rights around the world. It has 47 member states. They are elected for a period of 3 years, and they can remain member for 2 consecutive terms. And to become a member, the country must receive at least 96 votes out of 191 votes in the UN General Assembly. This UNHRC holds regular sessions 3 times a year, that is in March, June, and September. So the next topic is International Energy Agency. So India has welcomed the decision of IEA to release 120 million of barrels of crude oil from its strategic reserves. So this is basically aimed at stabilizing crude oil prices in the global markets. So it will of course be in addition to the release of 180 millions of barrels of crude oil from the strategic reserves of US, and we are hoping that this will temporarily or momentarily stabilize the crude oil prices. You know that crude oil prices have hit a 14-year high of $139 per barrel in March. So we are aiming to stabilize these prices. So that's why IEA has entered into this picture. So IEA has this mandate. So it was of course a Paris-based intergovernmental organization. It works under the framework of OECD, and it was founded in 1974. So this mandate of IEA is to respond to physical disruptions in the supply of oil and to stabilize the oil prices in case of a crisis. So it is of course best known for its publication, which is the World Energy Outlook, and only OECD member states can become the members of IEA. And recently, 2022, Lithuania became the recent member of IEA and became its 31st member. So the next topic is Indian tent turtles. So recently, Ministry of Environment has informed the Rajya Sabha about the Indian tent turtles, and these are basically endemic to India and Bangladesh. They can live in fresh waters and swamps. They are protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act, but for IUCN, their status is least concern. Okay, so for sites, they are protected under the Appendix 2. So the next topic is EOS-2 satellite. So that is the Earth Observation Satellite number 2. So the Union Minister of Science and Technology has confirmed that they will be launching this EOS-2 in the second quarter of 2022. This will be the technology demonstration satellite for various new technologies which the ISRO wants to demonstrate, like several applications in agriculture, forestry, geology, hydrology, etc. So the first satellite was of course meant for agriculture, forestry, and disaster management support. Second one of course will be technology demonstration satellite. Third one is of course the agile Earth observation satellite meant for quick monitoring of natural disasters, spectral signatures, etc. And the fourth one was a radar imaging satellite. Okay, and similarly the sixth one is of course for ocean related services. So all these Earth observation satellites, just see the trend here, all are meant to observe the features of the Earth. Okay, so the next topic is Mission Vatsalya. So Union government is planning to partner with private sector and volunteer groups for the child protection services scheme, in which the protection of vulnerable children are planned. So under the Ministry of Women and Child Development, this Mission Vatsalya is being planned, and that's why they have shared the draft guidelines for this mission with states and union territories. And this will of course replace the child protection services scheme, which is already functioning, and it will also include child welfare services. Okay, so what is this child protection services scheme which is being replaced with the Mission Vatsalya? So it's of course a centrally sponsored scheme under the Ministry of Women and Child Development, and it provides support to the states and union governments for delivering services to children who are in need and who are under any difficult circumstances. So what is being planned, or what will be offered? So this will of course, a Vatsalya portal will be established, and it will allow volunteers to register themselves, and they will be able to register with themselves with the states and districts authority and can engage with them. Institutional services as well as non-institutional care will be provided to children who are under any difficult circumstances, and even aftercare program for children will also be planned, especially once they turn 18 years of age.
So the next topic is palm oil services. So Indonesia, who is the largest producer and exporter of palm oil, is experiencing domestic shortages of this oil. So U.S. Department of Agriculture estimated that Indonesia produces about 45.5 million tons of palm oil. This is the figure of 2021 and 22, and about 60% of it is about 60% of the global output of palm oil. Okay, it is also the world's number one exporter of the palm oil, and about 29 million ton of palm oil is exported from Indonesia. So there are domestic shortages. That's why domestic prices of this oil is increasing in Indonesia. What are the reasons for it? So of course there are supply side disruptions, the shortages are there, and petroleum also. Why petroleum is linked to it? Because the Indonesian government has since 2020 mandated that there will be 30% blending of diesel with palm oil, because they are using palm oil as a biofuel. So there are already shortages, and they are using this as a biofuel. So it is creating more shortages, and that's why the prices are increasing. So India is also going to suffer because of it, because India is the world's biggest vegetable oils importer. And although India has recently, Malaysia has overtaken Indonesia as the top supplier of palm oil to India, but of course Indonesia will of course once again take over the space taken by Malaysia. Okay, so basically Indonesia is the largest exporter, and Malaysia comes a distant second. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.